नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे और मैं आपके साथ नसीम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रांति टुडे का सबसे खास शो नेताजी इस्माइल। आज हमारे बीच मौजूद है महबूब मंसूरी, जिला कोषाध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जनता दल, फिर सपा समाजवादी पार्टी, शिवपाल जी की पार्टी, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज उनके नेता है जनपद जालौन के कोषाध्यक्ष महबूब मंसूरी। काफ़ी सुर्खियां बटोरी इन्होंने, देखा गया लॉकडाउन से लेकर अभी तक लोगों की मदद भी की है और संघर्षशील रहते हैं। जिस तरह इनका नारा रहता है कि हम प्रगतिशील वाले, प्रगतिशील फिर सपा वाले, संघर्षों के आदि, कई ऐसे नारा रहते हैं। तो उसी की तरह ये भी संघर्ष करते हैं। तो महबूब जी, पहले तो हमारे चैनल पे और हमारे सबसे खास शो नेताजी इस्माइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नसीम भाई। और क्या आप पहला सवाल रहता है इस वक्त, वो सबसे बड़ा सवाल है और आंदोलन चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर। जी आपका क्या मानना रहता है कि आज लगभग 2.5 महीने हो गए, सरकार ने एक नहीं सुनी और सरकार कह रही है कि किसान हमारी नहीं सुन रहे हैं। इस आंदोलन के विषय में आपका क्या मानना रहता देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं नसीम भाई आपके इस शो का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें इस शो पर बुलाया। रही बात किसान आंदोलन की, हमारा देश दुनिया में एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जहां तक मेरा अपना एनालिसिस है कि यहाँ लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक जो हमारे यहाँ व्यवस्था है उसमें तंत्र जितना सुखी है लोग उतने ही दुखी। नंबर एक। नंबर दो, 2.5 महीने से किसान सड़कों पर बैठा हुआ है और हम ये देख रहे हैं किसानों ने कई जगह उनके साथ लाठी चार्ज, पानी बरसाया गया, मतलब जितनी भी यातनाएं देना थी सरकार को उसने अपना बल प्रयोग पूरा किया, लेकिन किसान अपने आंदोलन से टस से मस नहीं हुआ और मुझे उम्मीद है ना ये होगा, क्योंकि किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में जब हमारे देश का किसान ये कह रहा है कि सरकार जो कानून लाई है एमएसपी, ये जो 3 कानून है ये हमें नहीं चाहिए, तो अन्नदाता किसान की बात तो सरकार को हर हाल में मान लेनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि आप जिस तरीके से चाहते हैं। कई राउंड बात हुई, लेकिन बात होने के बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि मंडल किसानों के नेताओं से मिलकर के उनको सही जो उनका अधिकार है जिसके लिए वो लड़ रहे हैं उसका कोई सलूशन सरकार के पास नहीं है। सरकार तानाशाही की तरीके से मनमाना रवैया अपनाए हुए है और सरकार ने, मेरा मानना है, ये तय कर लिया है कि हम किसी कीमत पर लोकतंत्र में जो अधिकार है किसानों को, जनता को, उस अधिकार को हम मानेंगे नहीं, उसका भरपूर हम बल प्रयोग करके हनन करेंगे और वही हो रहा है। है? जैसे आपने कहा सरकार और किसानों के बीच वार्तालाप भी हुई है। सरकार ये भी कह रही है कि विपक्षी पार्टी है, जो किसानों को भड़का रही है, उनको ये कानून समझने दे रही है। किसान हित का कानून है, अगर किसान समझ ले तो ये किसान हित का कानून है। आप लोग इसे कहा जा रहा है कि राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इस आंदोलन राजनीतिक रोटी सेकने क्या जरूरत? देखिए, ये तो सरकार अपना बचाव कर रही है, इतनी बात कह करके सरकार अपना बचाव कर रही है, क्योंकि सरकार बैकफुट पर चली जाएगी अगर किसानों की बात मान लेगी। दूसरी चीज ये है कि अगर किसानों के हित में ये काम हो रहा है तो किसान क्यों समझने के लिए तैयार नहीं, विपक्षियों पर सिर्फ आरोप लगा करके, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, ये विपक्षियों पर आरोप लगा करके अपना बचाव करना चाहते हैं। और नहीं तो वरना ये बताइए कि विपक्षी कितने आंदोलित हैं, किसान स्वयं आंदोलन कर रहा है और किसान हमारा अन्नदाता है और किसान 2 तरफ से मरता है महोदय। एक तरफ तो यहां किसान मर रहा है, दूसरी तरफ सरहद पर उसका बेटा मर रहा है। दोनों तरफ देश की और देश की जनता की जो जिम्मेदारी है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसानों के ऊपर है और किसानों की बात मानने को सरकार कतई तैयार नहीं है। सरकार माइंड मेकअप करे बैठी है कि आप कितना भी अच्छा कहिए लेकिन हम करेंगे वही जो हमारे आका कह रहे हैं। ये बताइए, आजादी को इतने वर्ष हो गए, तकरीबन 70-72 वर्ष हो गए, इससे पहले भी जो सरकारें रहीं तब तो रेलवे नहीं बिका, तब तो एयरपोर्ट नहीं बिका, तब तो लाल किला नहीं बिका और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने खुद इस बात को कहा था
कि जितना टैक्स हमारी सरकार में वसूला गया इतना किसी सरकार में वसूला नहीं गया। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, आपके इस चैनल के माध्यम से, कि आखिर वो पैसा कहां जा रहा है, किसको खुश करने के लिए आप लगा रहे हैं। पूर्व में सरकारों ने बड़ी बड़ी मंडियां बनवाई हैं। अगर आप एमएसपी लागू कर देंगे, तो ये मंडी केवल खंडर रह जाएंगी। आप प्राइवेट सारी चीजें कर देंगे। आपने रेलवे प्राइवेट की कि नहीं की? आपने एयरपोर्ट प्राइवेट किया कि नहीं किया? ये धन जा कहां रहा है? और जो आपने टैक्स वसूला है, उस टैक्स की जो पैसा आया है वो कहां खर्च किया आपने? हमारा सवाल ये है सरकार से। ये सवाल आपका। चलिए, ये राजनीतिक बातें थी, आपको सब जीवन से जानना चाहते हैं। आपने राजनीति की शुरुआत कब, किस पार्टी से की, और राजनीति में आने क्या प्रमुख कारण है? देखिए, प्रमुख कारण हमारा राजनीति में आने का ये था, मैंने 1995 से नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से राजनीति शुरू की थी। और नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी हमारा जो था प्राइमरी पाठशाला थी। सन 1995 से लेकर के 2016 तक मैं नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी में इसी जनपद में जिला मीडिया प्रभारी से लेकर के प्रदेश महासचिव तक के पद पर मैं रहा। और वहां से मैंने जाना और केवल वहीं से मैं संघर्ष करता हुआ आज प्रगतिशील, पहले समाजवादी पार्टी में रहा, फिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में आया। और मेरा आप इतिहास उठा करके देख लें, मैंने जब भी खड़ा हुआ होऊंगा तो कमजोरों के साथ खड़ा हुआ, मैं कभी ताकतवर लोगों के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि कमजोर लोगों के साथ खड़े होने से जो दुआएं मिलती हैं, जो आशीर्वाद मिलता है, वो ताकतवर लोगों के पास नहीं मिलता। ताकतवर लोग केवल यूज करते हैं। मैंने 1995 से लेकर के 2016 तक नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी में रह करके संघर्ष किया। और संघर्ष करने के साथ हमारी केवल एक ही बात थी, जैसे कि गरीब, मजलूम, किसान, नौजवान, इनके जो अधिकार हैं वो उनको दिए जाएं। सरकार खूब चिल्ला चिल्ला के कहती रही कि हम इनके अधिकार, इनकी आय दुगनी करने जा रहे हैं, हम ऐसा करने जा रहे हैं। आप एक बात बता दीजिए, सरकार ये बतला दे कि कहां किसानों की आय दुगनी हो गई। किसान आज भी वहीं के वहीं हैं। किसान आंदोलित है, जनता आंदोलित है। आप विपक्षियों पर आरोप लगा करके अपनी बात मनवा लेते हैं। आप कहां किसी की सुन रहे हैं? आपने अभी शब्द कहा है संघर्ष। राजनीति में संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो कुछ नेता आते हैं तो सोशल मीडिया से नेता बन जाते हैं। जी। लेकिन जब आपने शुरुआत करी थी, सोशल मीडिया कुछ तब था नहीं था। हाँ, सब नहीं था। तो जो संघर्ष आपने कही है, तो संघर्ष कितना परिवर्तन हुआ, आपने कितना संघर्ष करा है राजनीति में, और सबसे कड़ी संघर्ष वाले जो आपकी व्याख्या रही, मतलब कब आपने संघर्ष करा, ऐसा कब लगा कि राजनीति छोड़ दें? सब नहीं, ये तो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं राजनीति से बाहर चला जाऊं। मेरे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष 2007 था। 2007 में बहन जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। तब जो है शराय मीर और मड़ियाहू से दो मौलाना उठाए गए थे, मौलाना तारिक कासमी और मौलाना खालिद मुजाहिद, जिनको पुलिस ने ये दिखलाया था कि मैंने बाराबंकी से जो है इनको मैं आरडीएक्स में हथियार के पकड़ा। ब्रजलाल साहब डीजीपी थे उस वक्त, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मोहम्मद अरशद खान साहब थे, और उसमें हमारे दो साथी और उन अरशद खान साहब के दो भाई जेल गए थे, 6-6 महीना जेल रहे। और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में अक़लियत के लोगों के लिए अगर कोई कमीशन बैठाया तो वो नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की देन थी। जज निमेश कमीशन बैठा बहन जी की सरकार में, और उसमें खालिद मुजाहिद और मौलाना तारिक कासमी निर्दोष साबित हुए। और उस वक्त हम लोगों पर ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि ये आतंकवादियों से मिले हुए। बड़ी जांचें चली, बड़े संघर्ष हुए। संघर्ष होने के बाद हम लोग ग्रीन और क्लीन निकले, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। वहां से वो हमारे जीवन का, राजनीति का सबसे बड़ा संघर्ष था। और आज आपके सामने बैठा हूं उसी संघर्ष के साथ। और जितना भी जीवन है मैं संघर्ष करता रहूंगा। अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है और उठाता रहूंगा। ये मेरे जहन में है और जीवन पर्यंत चलेगा। ये संघर्ष के साथ एक बात और निकल के आती है, जैसे अगर देखा जाए कोई भी सरकार हो,
एक धर्म को टारगेट कर लिया जाता है, आरोप लगते रहते हैं, हमारा कहना नहीं है, हम्म। आरोप लगते रहते हाँ हैं। हाँ। जैसे आज समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे, एक धर्म को लेकर टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, हम्म। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। सभी पार्टी रही है, सभी आरोप लगते रहे, तो ऐसा क्या लगता है, मतलब आपने जिस व्याख्या की है अभी, एक धर्म को लेकर टारगेट किया जा रहा है, राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, क्या इस भारत में या उत्तर प्रदेश में धर्म को छोड़कर विकासवाद का कोई मुद्दा नहीं रहता राजनीति देखिए, आज जो वर्तमान में सरकार है उसको ये मालूम है कि अगर हम विकास की ओर चले गए तो हम सरकार से बेदखल हो जाएंगे। ये उनका मेन टारगेट है कि हिंदू मुस्लिम करके तभी हम सरकार में आए हों, तभी रह सकते हैं। और इसीलिए दूसरी चीज ये है, देखिए सरकार कहती कुछ और करती कुछ है। एजेंडा इनका हिंदू बनाम मुस्लिम है, और उसमें बैकवर्ड के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, ये गुमराह होकर के उनके बहकावे में आकर के चले जाते। 2019 से 2014 से 2019 तक, 2019 के बाद अब 21 चल रहा है। इसमें अगर देखा जाए, मैं अकलियत की बात करता हूं क्योंकि अकलियत से आता हूं, अकलियत की बात मुझे करना पड़ेगी। अकलियत का इतना नुकसान नहीं हुआ, ये केवल इनका मुद्दा है। हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। ये केवल हिंदू मुस्लिम करके, अकलियत को गाली बक करके, मुसलमानों को बुरा भला कह करके, केवल हिंदुत्व का जो वोट है वो इकट्ठा करना चाहते हो। इकट्ठा करने के बाद जो वाजिब हक है बैकवर्ड हिंदुओं का, शेड्यूल हिंदुओं का, वो हक उनको नहीं मिला। उनके समाज के कई मंत्री भी हैं, लेकिन आज जब क्षेत्र में मैं जाता हूं तो देखता हूं कि उनकी जो स्थिति थी वो उससे बदतर हो गई। उनके उसमें कोई सुधार नहीं आया, कोई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन उनके नेताओं को एयर कंडीशन बंगला, एयर कंडीशन गाड़ी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, जो कि ये जनता के लिए होना चाहिए। सरकार का मेन मुद्दा होना चाहिए कि शिक्षा उत्तर प्रदेश में या देश में सस्ती कैसे होगी और एक समान कैसे होगी, देश की सुरक्षा कैसे होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे होगी। आज आप चले जाइए किसी भी मेडिकल कॉलेज में, मैं जाता हूं देखता हूं, आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, हर जगह ये चल रहा। ज्यादातर पेशेंट आता है, उसके साथ अगर भीड़ देख ली तो ये एक माइंड मेकअप कर लिया है स्वास्थ्य विभाग ने कि इनको रेफर करना, क्योंकि यहां रहेंगे हो सकता है भीड़ उग्र हो जाए। लेकिन उनको सही तरीके से डॉक्टर सेटिस्फाई नहीं कर रहे, कन्विंस नहीं कर रहे, इसलिए उनका सही इलाज नहीं हो रहा, उनकी रास्ते में मृत्यु हो जा रही है। ये बड़ा मुद्दा है। शिक्षा व्यापार हो गया है। जो शिक्षा हम लोग बचपने में प्राइमरी पाठशाला में जो हम लोग पढ़ लेते थे, वो आज एमए बीए वाला नहीं पढ़ पाता। एक आपने अभी कहा क्षेत्र में घूम रहे, और दूसरा कहा है स्वास्थ्य। पहले क्षेत्र बात करते हैं, पंचायत चुनाव को लेकर प्रसपा की क्या तैयारी है? पंचायत चुनाव हम पूरी ताकत के साथ प्रसपा लड़ेगी और पूरे जनपद में लड़ेगी। गठबंधन की उम्मीद है सपा से, फिर विलय होगा? ये देखिए, ये बड़े नेताओं की बात है। ये जब माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर निर्णय लेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय सर्वोपरि होगा हम लोगों के लिए। आप बताते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे वो निर्णय मान, वो निर्णय मान। जनपद में देखे जाते हैं, फिर सपा वाले सपा में चले जाते हैं, कभी फिर सपा में आ जाते हैं। कोई नहीं जाता, बताइए कौन गया? कई नेता को देखे गए, जैसे कि नाम लीजिए एक आध दो का। तो जानकारी आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं को होगी, इसे वायरल होती नहीं, देखिए हमारे यहाँ प्रदेश महामंत्री और मंडल अध्यक्ष माननीय चौधरी विष्णुपाल सिंह नन्नू राजा जी हैं, स्थित हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में। हमारे जिला अध्यक्ष लाखन सिंह कुशवाहा जी हैं, स्थित हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में, कहीं नहीं गए। स्वास्थ्य करते हैं, कोरोना काल चल रहा है, महामारी, वैश्विक महामारी, ऐसे में सरकार ने बाय लूटी है। हमारी जो योजनाएं थी कारगर साबित हुई, वैक्सीन को लेकर भी आपका क्या मानना रहता है? वैक्सीन है कहाँ? वैक्सीन अभी तो केवल सरकारी लोगों, सरकारी डिपार्टमेंट ही तो लग रही है, अभी सिविलियंस के पास आई नहीं है।
सरकार तो कह रही थी कि हमने शुल्क नहीं नहीं, अभी सिविलियंस को एक टीका लगा दें, एक बताएं किसी को, पुलिस विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को, पीडब्ल्यूडी विभाग को, वगैरह वगैरह जितने सरकारी विभाग हैं, अभी उसी में पूरा नहीं हुआ है। अभी सारे टीकाकरण उन्हीं के नहीं हुए हैं। अभी जनता के लिए कहाँ आई है वैक्सीन? और आई हो किसी प्राइवेट व्यक्ति को लगे, मुझे नहीं लगी, मैं किसी और की क्यों बात करूं? मुझे नहीं लगी अभी वैक्सीन, ना मेरे पास कोई खबर आई, ना मुझे बुलाया गया कि आइए अब टीकाकरण हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये कोरोना जैसी महामारी में देश की जीडीपी जहां चली गई है, उसको उभारने की बात नहीं हो रही। आज भी जो 1.5-2% लोग हैं जिनका चुनाव निशान जेब और पेट है, जिनका केवल मकसद ये है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, जो अंग्रेज किया करते थे, उसी नीति पर हमारा देश चल रहा है। जैसे कि पहले हम देखते थे अपने बचपने में, ईद बकरीद में हमारा हिंदू भाई हमसे गले मिलता था, हमारे घर आके सिमैयां खाता था, मिठाई खाता था। दीपावली होली में हम उसके घर हंसी खुशी से जाते थे। इतनी बेमनुष्यता फैला दी गई इस सरकार में कि अब शादी ब्याह में भी लोग आने में कतराते हैं। ये कंडीशन है देश की। बात सोशल मीडिया की करते हैं, व्यवस्था तो फैला दी गई है, आपने पहले ही बताया। कई चीजें कहा कि राजनीति तो अब धर्म जाति की ओर लगी। अब बात सोशल मीडिया करते हैं। सोशल मीडिया में जिस तरह क्रेज बढ़ रहा है, क्या राजनीति अब करना सोशल मीडिया संभव है? वो जो नए नेता आ रहे हैं उभर कर सामने और लेकर विवादों में छा जाते हैं सोशल मीडिया से, तो सोशल मीडिया ने क्या क्रेज बनाया है और राजनीति कितनी संभव है सोशल मीडिया से? देखिए ऐसा है, मेरा अपना मानना है कि कोई भी चीज हो लिमिट में आप रखेंगे तो ये फायदा देगी, लिमिट से बाहर हो जाएगी यही नुकसान देगी। सोशल मीडिया में जो लोग एक्टिव हैं, जो ब्रिलियंट हैं, जो समझदार लोग हैं, वो सोशल मीडिया में जब कोई भी अपना वर्जन डालते हैं या अपनी बात कहते हैं तो एक दायरे के अंदर कहते हैं। और जिनको सोशल मीडिया का अच्छा बुरा ही नहीं मालूम, उनकी जबान में जो आता है वो फसादी बात करते हैं। मैंने आज तक तकरीबन आपका 2019 से या 2014 से मान लीजिए सोशल मीडिया 2014 से ज्यादा एक्टिव हुआ है सोशल मीडिया। मेरा एक वर्जन, मेरी एक बात पूरी सोशल मीडिया पर उठा करके देख लीजिए, मैंने कभी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बात नहीं की होगी। मैंने जब भी अपना कोई वर्जन डाला होगा तो उसमें देश के मुतालिक बात की होगी कि हम जो आपस में लड़ रहे हैं, ये लड़ाई देश के लिए हानिकारक है। हमें देखना पड़ेगा 1857 में ना चले जाएं हम, क्योंकि हमारे पूर्वजों की जो कुर्बानी है, जो लोग आज ये कहते हैं कि मैं भगत सिंह का वंशज हूं, जो लोग ये कहते हैं कि मैं हैदर अली, टीपू सुल्तान या अकबर महान का वंशज हूं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ तलवारें उठाई हैं और छाती पे गोली खाई है। ऐसे लोग कहां हैं? और मेरा यह भी मानना है कि जब तक हिंदुस्तान में आज हमारे देश को एक राजनीतिक क्रांति की जरूरत है, और राजनीति का डायलिसिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि करप्शन की जो लोग बात करते हैं, करप्शन इस देश में जमीन की जड़ों तक जा चुका है। जब कोई बीमारी जड़ों तक पहुंच जाए तो उसको निकालने के लिए, उसका सफाया करने के लिए वो जड़ काटना पड़ेगी, और जब तक वो जड़ नहीं कटेगी तब तक करप्शन हमारे देश से नहीं जा सकता। और सारे लोग जानते हैं, आप किसी के पास भी चले जाइए, बिना डोनेशन के काम नहीं होता है। ये 101% सही है। और लोग डोनेशन देते हैं, और जब डोनेशन के आधार पे लोग आ जाते हैं तो उनको वो शिक्षा नहीं मिल पाती है। डोनेशन की बात करते हैं, आप जो बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी कांग्रेस नहीं है, लेकिन जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 70 साल में क्या किया। वहीं अखिलेश यादव जी कहते हैं काम बोलता है। पहले भी आप सपा में थे, अब अलग हो गए। जब सरकार थी तो आपने काम किया है। तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि अभी तक इतिहास में सबसे ज्यादा काम किया है। बीजेपी वाहवाही उठ रही है कि सबसे ज्यादा काम हमने किया है अभी तक के इतिहास। बीजेपी दिखाएं, कागज पर है काम। बीजेपी जमीन पर काम दिखाए ना, कहाँ है? यहां से लेकर के कौंच तक सड़क किसने बनवाई है? कौंच से लेकर के जालौन तक किसने बनवाई है? उरई से लेकर जालौन तक किसने बनवाई है?
उरई से लेकर राड तक किसने बनवाई है? मैं सड़क की बात करता हूं। उसके बाद आप आ जाइए किसानों की सिंचाई के लिए, जब हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी लोक निर्माण मंत्री थे, मैं गवाह हूं इस बात का। माननीय सदर विधायक दयाशंकर जी गए, उन्होंने कहा किसानों को पानी की बहुत सख्त जरूरत है, तो उन्होंने समय से पहले फोन करके ये कह दिया था कि डैम से पानी छोड़ा जाओ, किसानों को पानी मिला। स्वास्थ्य की आप बात करें, हम आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में हैं। स्वास्थ्य में भी आज जो मेडिकल आप देख रहे हैं, ये किसकी देन है? नेताजी की देन है। समाजवादी पार्टी या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, ये हमारे घर का मसला है, हम घर में बैठ के निपटाएंगे, और बिना हमारे नेता के आदेश अनुसार हम लोग कुछ नहीं कर सकते। 2022 तक मसला ये साफ होगा, सुधरेगा, विलय होगा, या फिर देखिए, अलग अलग? ये मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि ये राष्ट्रीय मामला। क्या अपील रहती? लास्ट सवाल हमारे नेता सोफा, जनता से क्या अपील रहती है, क्या कहना चाहते हैं? जनता से हम केवल ये कहना चाहेंगे कि अपने अधिकारों को पहचानें और अपने घरों से निकलें, क्योंकि जनता और नेता के बीच जो संवाद होना चाहिए वो सही से नहीं हो रहा है। धर्म के आधार पर लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। जो सही लड़ाई होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है, और सही लड़ाई तब होगी। विरोध की आप बात करें, सरकार ने ये तय कर लिया कि आप कितना भी विरोध करें हम मानेंगे नहीं, हम बलपूर्वक आपकी आवाज को दबाएंगे। और जैसा कि आपने एक सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आजादी के इतने साल में कांग्रेस ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, तो श्रीमान जी भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछिए, जब ये देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जो लोग आज सत्ता में हैं, इनके बाप दादे कहां थे? ये देश के गद्दारों के साथ मुखबरी कर रहे थे, इन्होंने देश पर कुर्बान कुछ नहीं किया। और सच्चाई ये है कि जो वाकई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्हें स्वतंत्रता देखने को नहीं मिली, वो वीरगति को प्राप्त हो गए, उन्हें स्वतंत्रता देखने को नहीं मिली। और यदि आज भगत सिंह होते, चंद्रशेखर आजाद होते, अशफाक उल्लाह खां होते, मौलाना फजल हक खैराबादी होते, तो देश का नक्शा ये नहीं होता। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सभी धर्मों, सभी जातों, सभी वर्णों का लोग सम्मान करते हैं। और आज भी सिर्फ देश के अंदर 5-10% लोग, हटा दीजिए, जो सोशल मीडिया पे खुराफात कर रहे हैं। बाकी जो हमारे देश का हिंदू है या मुसलमान है, वो कभी लड़ाई नहीं चाहता, वो भाईचारा और मित्रता के साथ रहना चाहता है। लेकिन उनके मस्तक में जो 5% लोग हैं, ये उनको सही से आने नहीं दे रहे। दूसरी चीज, आजादी से लेकर के आज तक हिंदुस्तान के, मैं मुसलमानों की बात करता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को अपना नेता मान लेना चाहिए था, नहीं माना। महात्मा गांधी को अपना नेता माना। मौलाना अबुल कलाम आजाद को मान लेना चाहिए था, नहीं माना। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता माना, उसके बाद चौधरी चरण सिंह को अपना नेता माना, वगैरह वगैरह। जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम है, इस देश के मुसलमान ने कभी मुसलमानों का अपना लीडर, अपना कायद नहीं माना। और आज भी आजादी के 70-72 साल के बाद हम भी अपना नेता अगर किसी को मानते हैं तो माननीय शिवपाल जी को मानते हैं। हमने आजम खान को अपना नेता नहीं माना, असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता नहीं माना। क्यों? हमने कहा कि भाईचारे के साथ रहना है। और मैं ये भी आपके शो के माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि जब तक इस देश में शहीद अशफाक उल्लाह खां पैदा नहीं होगा, तब तक इस देश में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद नहीं पैदा हो सकते। क्योंकि इस देश में जब भी कुर्बानी और बलिदान की जरूरत पड़ी, तब सबसे पहला अगर लहू किसी का था तो वो हमारे बाप दादों का था, और उसका दर्द है हमें। और इसीलिए 1947 में हमें तो आजादी थी, हम चाहते सब जा सकते थे, हमारे बाप दादे जा सकते थे, लेकिन हमें मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत थी, इसलिए हमारे बाप दादे नहीं गए और हमें नसीहत कर गए कि बेटा मुल्क हिंदुस्तान छोड़ के मत जाना। और हमने अपने बेटों को नसीहत की कि बेटा जब तक रहना, भाईचारे के साथ इसी मुल्क में रहना, और इसी मुल्क के लिए जीना मरना, और इसी मट्टी में दफन हो जाना। और इससे ज्यादा हमसे भारत के प्रति मोहब्बत की क्या मिसाल लेंगे आप?
चलिए, हमारे शो के हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो बातें कही है तो उससे यही शब्द स्पष्ट रूप से निकल के आता है कि धर्म जाति के नाम पर राजनीति बंद होना चाहिए और विकास बात पर अगर राजनीति करने हैं तो शुरू करनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सबसे खास तौर नेताजी स्माइल हर रविवार शाम 7 बजे।